हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं और हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वैलेंसी, रेडिकल्स, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स एंड टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। हम वैलेंसी को अच्छे से समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, किस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स की हम वैलेंसी याद करेंगे और फिर हम सीखेंगे किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को सबसे ज्यादा टफ यही लगता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे चल के केमिस्ट्री से डरने लगते हैं। लेकिन एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं लगेगी जितनी आप उसको टफ समझते हो। तो आप इस वीडियो में अच्छे से मेरे साथ बने रहिए। बीच बीच में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी और बताऊंगी इसमें इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप उसको ध्यान से सुने। वीडियो को साथ में अपनी बुक खोल के बैठे और आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री बिना कॉपी पेन के नहीं होती है। जब भी आप केमिस्ट्री का कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, वैलेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता होगा आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। एक एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है, तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो उसको उसको ही हम इसमें समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। जो वो रूल फॉलो करते हैं उसको हम बोर बरी मॉडल या बोर बरी रूल कहते हैं। बोर बरी रूल में हमको 3 पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं कि हर एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है और इसका फिल होने का तरीका क्या होता है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं। सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट है वो शेल नंबर 1 कहलाता है, फिर शेल नंबर 2 कहलाता है, इसके बाद जो आएंगे वो शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4 कहलाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे न्यूक्लियस के जस्ट नेक्स्ट में होता है उसको शेल नंबर 1 कहते हैं और उसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। नंबर 2, शेल नंबर 2 को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल नंबर 3 को हम कैपिटल एम से और चौथे वाले शेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यही तरीका होता है, हम ए बी सी डी का इस्तेमाल नहीं करते, हम के एल एम एन में करते हैं। हर एक शेल की अपनी कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने आएंगे। जैसे जो के शेल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में कितने आ सकते हैं? 32। ठीक है, ये होते हैं। तो कैसे पता चलता है भाई कि ये कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n² की मदद से हम ये निकाल लेते हैं कि कौन से शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के का जो शेल नंबर है वो है 1। तो फॉर्मूला लगाओ 2n² यानी कि 2, 1 का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं आपके? 2। तो वही हमने लिखा है। उसी तरीके से एल में जो एन है वो उसकी वैल्यू क्या है? 2। फॉर्मूला लगाओ 2 यानी कि इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8, जो कि हमने लिखा है। उसी तरीके से एम का जो शेल नंबर है वो 3 होता है, यानी कि 3 यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 18। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि सबसे पहले के में सबसे ज्यादा 2 आ सकते हैं, एल में ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, एम में ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकते हैं और एन में ज्यादा से ज्यादा 32 आ सकते हैं। ठीक है, हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है। अब किसी भी आउटर मोस्ट शेल की जो कैपेसिटी होती है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर आपके शेल्स हैं के एल एम एन, कितने भी शेल्स हैं, ठीक है ना, हर किसी की अपनी आउटर मोस्ट कैपेसिटी है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं आते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हुआ? सबसे बाहर वाला
ऑर्बिट। ठीक है, अगर सिर्फ आप अगर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है इसके पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इनके पास सिर्फ एक ही शेल होता है यानी कि के। तो इनके केस में जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज याद रखने की चीज है। तीसरा होता है फिलिंग ऑर्डर, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो सबसे पहले के शेल फिल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो एल में जाएंगे, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे हैं तो वो एम में जाएंगे, इसके बाद भी बचे हैं तो वो एन में जाएंगे, है ना। तो हमेशा सबसे पहले के फिल होगा, उसके बाद एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। ऐसे नहीं होता है कि सबसे पहले एन में चले गए फिर एल में आ गए फिर एम में, ऐसा रेंडमली नहीं होता है। जब के पूरा फुल हो जाएगा तो के की कैपेसिटी कितनी की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के में जब पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब जब थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एल में जाएगा। जब एल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब जो बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे वो एम में आएंगे। जब एम की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो एन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर होता है, के एल एम एन के ऑर्डर में वो फिल होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम, है ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एटॉमिक नंबर। बिना एटॉमिक नंबर की जानकारी के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बना सकते हो। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमको के एल एम और एन शेल में फिल करना है। ठीक है, तो 11 में से आपको पता है के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के में आ गए। ठीक है, तो 11 माइनस 2 कितना बचा, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे एल में, क्योंकि एल में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो अब कितना बचा, ये 2 और 8 10 हो गया, और ये 11 है। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला जाएगा, आपका एम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 2 8 और 1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। जो बाहर वाला जो सबसे लास्ट वाला जो शेल है वो वैलेंस शेल कहलाएगा, यानी कि सोडियम के केस में वैलेंस शेल क्या हो गया, एम, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। ठीक है, तो इन्हीं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही आपकी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले समझाया है। आप जानते हो हर एक एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाता है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए। स्टेबल यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। और सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये कब स्टेबल होते हैं, जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तब स्टेबल कहलाते हैं जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एलिमेंट, हर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का। ठीक है, तो आई होप आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वैलेंसी की तरफ जाते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। तो ये सब पहले समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरीके से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। वैलेंस शेल क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले आउटरमोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल से समझना है तो जैसे मैं समझाती हूँ आपको, कि आप समझ लीजिए कि क्लोरीन है ना। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 है। तो इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, सबसे पहले वाले शेल में से 2 आ जाएगा, है। फिर 17 माइनस 2 करो, कितना हुआ, 15 बचा। 15 में से जो 8 है वो किस में आ जाएगा, आपका नेक्स्ट शेल यानी कि एल में आ जाएगा, राइट। और फिर 2 2 प्लस 8 10 हो गया, 17 में से 10 गया, बचा 7। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके थर्ड शेल यानी एम में आ जाएंगे, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए और एम में 7 आ गए। तो 2 8 7 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आपका क्लोरीन का। तो क्लोरीन के केस में वैलेंस शेल यानी कि एम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1। क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम वैलेंसी समझते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। किसी भी एटम या किसी भी रेडिकल की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन को ऐसे ही याद करनी है, यही आप एक लाइन लिख दोगे तो कंप्लीट आपकी डेफिनेशन मानी जाएगी। ठीक है,
Valency is measured in terms of hydrogen or oxygen atoms. It is the number of hydrogen atoms or double the number of oxygen atoms that can combine with it. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अभी समझाती हूँ. Since no other element has combining capacity less than that of hydrogen, its valency is taken to be 1 and is considered as hydrogen. आपको पता है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से कम नहीं होती है, इसलिए हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड माना गया है. और इसी से हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है, जितने भी हाइड्रोजन एटम के साथ वो कंबाइन करेगा उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी. ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं या तो हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में या ऑक्सीजन एटम्स के टर्म में. कैसे? तो वैलेंसी का पुराना और एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि एक एलिमेंट कितने दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है. ठीक है, इसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया है क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं. यहाँ इन दोनों के टर्म्स में वैलेंसी का मतलब समझते हैं. सबसे पहले आप हाइड्रोजन के टर्म्स में समझते हैं कि हाइड्रोजन टर्म्स में वैलेंसी क्या होती है. आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन में क्या होता है, एक होता है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. तो यानी किसी एलिमेंट का एक एटम जितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कहते हैं. इसके केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. H2O केस में आप देख रहे हो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई. ठीक है, उसी तरीके से आप तीसरा एग्जांपल देखो, अमोनिया का NH3. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई. चौथा एग्जांपल देखो, मीथेन. मीथेन में क्या है, कार्बन कितने हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 4, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4. यानी कि हम वैलेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकालते थे पहले समय में. ठीक है ना, कि एक एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे पहले केस में आपने HCl में देखा कि क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो फॉर्म HCl, तो क्लोरीन की वैलेंसी को 1 कह दिया. उसी तरीके से वाटर के केस में देखा कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बोल दी गई. तो इसी तरीके से होता है. ठीक है, तो ये तरीका होता है जब हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं. उसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ता है. क्यों लेना पड़ता है हमें डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है. ठीक है ना, क्यों क्यों 2 होती है, जैसे अभी आपने देखा था कि वाटर जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है तब वो वाटर बनाती है, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के एटम्स के बराबर है. यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करती है तब स्टेबल होती है. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई थी. तो यानी कि जब हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो किसी की भी वैलेंसी निकालते हैं तो हम 2 इंटू करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैलेंसी देखते हैं, है ना. देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए जब हम ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं तो रूल थोड़ा बदल जाता है. किसी एलिमेंट का एक एटम जितने ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ता है उसका डबल को वैलेंसी मानते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है, राइट. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वैलेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड. कैसे, जैसे एग्जांपल है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल है. ठीक है ना, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है इस फॉर्मूले के हिसाब से. लेकिन आप वैलेंसी अगर आपको मैग्नीशियम की निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एक मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1, यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो इस वाले केस में एक कार्बन कितने ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2, है ना. तो आपको लेके आगे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कितने ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 से, यानी कि 2, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4. समझ में आया. उसी तरीके कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो एक कैल्शियम कितने ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1, यानी कि 2 इंटू 1, मतलब जितने के साथ भी जुड़ा हुआ है उससे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने के साथ भी जुड़ा हुआ है उससे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन की कंपैरिजन में वैलेंसी निकल जाती है. तो वैलेंसी को निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम हाइड्रोजन के एटम
से कंपेयर करके निकालो, या डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम में तो जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही होंगे। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है तो उसकी वैलेंसी एक हो गई, दो हाइड्रोजन एटम है तो उसकी वैलेंसी दो हो गई, तीन हाइड्रोजन एटम है तो उसकी वैलेंसी तीन हो गई। लेकिन ऑक्सीजन के केस में जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होंगे उससे डबल कर देना तो वो दूसरे वाले एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी। जैसे इस केस में ऑक्सीजन नंबर कितना है 2, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसका 2 का डबल यानी कि 4, है ना। इस वाले केस में ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 का डबल कर दो 2, राइट। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में कितना ऑक्सीजन है 1, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 का डबल कर दो यानी कि 2। तो अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में निकाल रहे हो तो वैलेंसी को आपको डबल करना है, और जबकि हाइड्रोजन के टर्म में निकालना है तो जितना है उतना ही रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, इसी तरीके से हम पहले वैलेंसी को समझाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल हम वैलेंसी को इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ज्यादा समझते हैं, ठीक है। क्योंकि एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज या शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम वैलेंसी उसकी निकालते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला तरीका केमिस्ट्री की शुरुआत में फॉर्मूलाज बनाने के लिए बहुत काम में आता था, राइट। तो वो भी हम उसको भी दरकिरार नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, मॉडर्न डेफिनेशन में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वैलेंसी निकालते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जब चार्ट समझा रही थी तो उसमें आपको मैं बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आपका ध्यान खींच रही थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम्स कैन लूज गेन और शेयर, राइट। the number of atoms the number of electrons that atom can lose gain or share during a chemical reaction is called its valency, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखना है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, ये ज्यादा एप्ट मानी जाएगी, ठीक है ना। Elements with 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell are usually metals, है ना। अब आपको outermost shell समझ में आ गया ना, तो सबसे बाहर वाला शेल था उसको outermost shell या वैलेंस शेल कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में देखा गया है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना। To attain stable electronic configuration, these atoms lose their valence electrons and form positive ions, right? देखो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देखो जो आपके एलिमेंट है वो दो कैटेगरी के हो गए, मेटल नॉन मेटल्स, और एक मेटलॉइड्स भी होता है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, राइट। ये आपको पता है। जो मेटल्स होते हैं देखा गया है अधिकतर उनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या तीन इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि जो नॉन मेटल्स है उसके केस में देखा गया है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके होते हैं 5, 6 या 7। तो क्या होता है, मेटल को अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यानी कि वो दान दे देता है। क्योंकि देखो किसी को भी अगर एक चीज देनी है, दो चीज देनी है, तीन चीज देनी है तो उसको देना आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको ज्यादा चीज शेयर करनी होती, ज्यादा चीज देनी होती है तो फिर देना आसान नहीं होता है। तो मेटल के केस में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक, दो या तीन होते हैं। तो अगर एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं सोडियम। आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ 281, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 281, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो सोडियम क्या करेगा, उसको अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, हटा दे, तो उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 आ जाएगा, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 8 लाने के लिए वो क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा, यानी कि माइनस ई हम दिखाएंगे। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया यानी कि लूज कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये Na+ कहलाएगा। और ये पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 था, लेकिन जब उसे 1 माइनस कर दिया तो उसके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 8, राइट। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 28, जबकि Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, राइट, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना हो तो 282 बनेगा, यानी कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इसलिए -2e लिखेंगे। तो जब -2e लिखेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस साइन आएंगे, 2 प्लस साइन आ जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी +2।
राइट। और इसका तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 8, है ना, इसका भी 2 8 ही बन गया, इसका भी 2 8 बन गया, लेकिन इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इसमें Na+ आया है, जबकि मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ये इसलिए Mg2+ आया है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। कन्फिग्रेशन बनाओ 2 8 3, तो यानी कि पास अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर दे, डोनेट कर दे, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कितना साइन, क्या साइन आ जाएगा, 3+ का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो यूनिवैलेंट कहलाता है, जैसे कि सोडियम। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो डाइवैलेंट कहलाता है, और उसकी वैलेंसी हो जाती है 2। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 3, और वो कहलाता है ट्राइवैलेंट, है ना। तो आपका जो आपका वैलेंसी है वो मेटल्स के केस में यूनिवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यूनिवैलेंट कहलाएगा, उसकी वैलेंसी प्लस प्लस 1 हम नहीं लिखते, 1 अंडरस्टूड होता है, अगर आपने प्लस साइन लगाया है इसका मतलब कि 1+ है ये। ठीक है, 2+ लिखा है यानी कि उसकी वैलेंसी 2 है, यानी कि उसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। और अगर उसकी वैलेंसी 3+ है यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेटल्स के केस में आता है, कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर लग जाता है। तो जब भी एटम्स के ऊपर प्लस या माइनस साइन आता है, किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस साइन आता है, तो उसको आयंस कहते हैं। आयंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस। ठीक है ना, जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और आप उसको कैटायंस कहते हैं, जबकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हो तो आपके ऊपर माइनस साइन आता है, इसको एनायंस कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायंस होते हैं, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायंस होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। समझ में आया। तो आपको कैटायंस, पहली बात तो आयंस क्या होते हैं, आयंस इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, प्लस या माइनस का चार्ज लगाया है तो वो आयंस कहलाएंगे। आयंस 2 प्रकार के होंगे, कैटायंस और एनायंस। जो कैटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उनके पास लग जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायंस होते हैं, यानी कि उन पर प्लस चार्ज लगा रहता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जो चार्ज लगा रहता है वो माइनस का लगा रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इनको हम एनायंस कहते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायंस होते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट अलग है कि भाई ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसको समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, राइट। यानी कि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितना उसके पास प्रोटॉन है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 281, और प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, और प्रोटॉन भी कितने थे, 11 थे। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10, है ना। 11 में से एक लूज कर दिया, 10, और जबकि प्रोटॉन अभी भी 11 है ना। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यानी कि +11 और +11 और -10 आप करोगे तो इसके ऊपर कितने प्रोटॉन्स बचेंगे, +1 प्रोटॉन बचेंगे। इसलिए यहाँ इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। देखो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे जब सोडियम एटम न्यूट्रल था, यानी कि उसके पास प्रोटॉन भी 11 थे, यानी कि +11 उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि -11 उसके पास इलेक्ट्रॉन थे। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, -10, है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर दिया, जबकि प्रोटॉन अभी भी +11 है। तो ये डिसबैलेंस हो गया ना, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, यानी कि +1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो +1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज लग गया। इस तरीके से भी इसको समझते हैं, राइट।
ठीक है, लेकिन आप इस वाले कॉन्सेप्ट में अभी मत जाओ, आप तो बस ये देखो जितना वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उस पर तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो बात हुई मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं, है ना। नॉन मेटल्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके पास दो तरीका है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, या तो ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले ले, या वो ऐसा करे कि इसमें जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर ले और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले, है ना। तो यही होता है कि जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये डोनेट नहीं करते हैं, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए। तो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, यानी कि +1। तो क्लोरीन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि इसका इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, -1। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, माइनस नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2, 6। इसको अगर आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 8 चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2-, लेकिन अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ 2, 5। ठीक है, इसको अगर आपको स्टेबल करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3-, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2, 8, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये यूनिवैलेंट कहलाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो डाइवैलेंट कहलाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ट्राइवैलेंट कहलाता है। तो जितने भी मोनोवैलेंट जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी प्लस होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप लूज कर रहे हो तो आपकी वैलेंसी प्लस होगी, इलेक्ट्रॉन को अगर आप गेन कर रहे हो तो आपकी वैलेंसी माइनस होगी। तो प्लस वैलेंसी होती है मेटल्स की, इनको आप कैटायंस कहते हैं। नेगेटिव वैलेंसी होती है नॉन मेटल्स की, इनको हम एनायंस कहते हैं। जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी -1 होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। Out of the elements that have 4 electrons in the outermost orbit, carbon is a non-metal, silicon and germanium are metalloid। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। हमने बात कर ली कि 1, 2 और 3 वाला मेटल कहलाता है, हमने कह दिया 5, 6 और 7 वाला नॉन मेटल कहलाता है। तो भैया ये 4 वाला क्या कहलाता है, जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है उनमें से सिर्फ आपको 3 में ध्यान रखना है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बस इन 3 का याद रखना है। बाकी तो सारे के सारे आपके मेटल्स ही रहेंगे, हैं। लेकिन सिर्फ ये जो 3 एलिमेंट है इनको याद रखो कि कार्बन इनमें से नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। यानी कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ 2, 4 बना, यानी कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो कार्बन क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो नॉन मेटल्स नहीं है, ये मेटलॉइड्स हैं। और मेटलॉइड्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है। अब अगर हम कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल पूछ लेंगे, गिव एग्जाम्पल, है ना। तो इसलिए ये वाला पॉइंट अच्छे से तैयार करना है, ऐसे एग्जाम्पल तैयार करना कि यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको अपनी बुक का एक एक लाइन रीड करना है, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है,
है, राइट। आपको जंप करके समरी में नहीं पढ़ना है। साइंस अगर तुमने समरी में पढ़ी तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। आजकल जो पेपर बनता है क्लास 9th में, क्लास 10th में, वो पूरी बुक के हर एक लाइन पे बनता है, तो आपको हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको पूरा किस तरह से वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट को, उसको हमने एक टेबल के रूप में समराइज कर दिया है। जैसे कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है ना, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इनकी वैलेंसी कैसे निकलेगी? 8 माइनस 5, यानी कि 8 से हम माइनस करेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। फिर नेक्स्ट का निकला है 8 माइनस 6, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएंगी? 2। यहाँ यानी कि यहाँ से आपके जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसको आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 5 करोगे तो वैलेंसी 3 आ जाएगी, 8 माइनस 6 करोगे तो वैलेंसी 2 आ जाएगी। अगर उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 माइनस 7 करो तो उसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 8 करोगे यानी कि उसकी वैलेंसी 0 आ जाएगी। और 0 वैलेंसी सिर्फ किसकी होती है? नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस की होती है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon और radon की। So the valency of an element or of a radical is the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical. तो फिर इन्होंने फाइनली ये डेफिनेशन वैलेंसी की दे दी है। 3 वैलेंसी की डेफिनेशन है, उस पे से आप कोई भी याद कर सकते हो, राइट। लास्ट में दिए, the valency of an element or of a radical is the number of hydrogen atom that will combine with or displace one atom of that element or radical. इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, इन्होंने फिर से एग्जांपल से समझाया है कि one atom of chlorine combines with one atom of hydrogen to form a molecule of hydrogen chloride, so the valency of chlorine is 1. यानी कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो एक क्लोरीन का एटम एक हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इन्होंने जो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, और ये प्लस और माइनस चार्ज वाले को हम आयंस कहते हैं। और आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस। कैटायंस में प्लस चार्ज आता है और एनायंस में माइनस चार्ज आता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से बनता है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से बनता है, राइट। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में इन्होंने समझाया है। उसी तरीके से उन्होंने दूसरे एग्जाम्पल दिए है ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन आपके 2 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई है ना। 1 atom of oxygen combines with 2 atom of hydrogen to form a molecule of water, so the valency of oxygen is 2. Similarly, इसको हम अमोनिया कहते हैं। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। उसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में एक कार्बन तुम्हारे 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी यानी कि एक से ज्यादा वो वैलेंसी शो करते हैं, है ना। जैसे अभी तो हमने देखा है कि भैया हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है। ये हमने देखा कि उनकी 1 या 2 या 3 उनकी वैलेंसी है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं और इसको हम वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। Certain element exhibit more than one valency that shows variable valency. Reason क्या है variable valency का? An atom of an element can sometimes lose more electrons than are present in its valence shell. That is, there is a loss of electrons from the penultimate shell too. Therefore, such an element is said to exhibit variable valency. देखो ये रीजन है वेरिएबल वैलेंसी का, आपको यही रीजन लिखना है एज इट इज। अगर उनसे आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है, देखो अभी तो तुम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो हम देख रहे थे कि वैलेंसी डिपेंड करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हिसाब से उसकी वैलेंसी होती है। यानी कि हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे थे, सोडियम के केस में 2, 8, 1 है ना, तो ये कहलाएगा वैलेंस शेल।
अच्छा, वैलेंस शेल के बाद के जस्ट पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो सेकंड लास्ट जो शेल होता है ना, उसको हम पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया ना, पेन अल्टीमेट शेल। तो पेन अल्टीमेट शेल मतलब होता है सेकंड लास्ट। जो जो लास्ट वाला होता है उसको हम अल्टीमेट कहते हैं, या इसी को हम वैलेंस बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे, या इसी को हम आउटर मोस्ट बोलते हैं। लास्ट वाले शेल को या तो तुम आउटर मोस्ट शेल बोलो, या वैलेंस शेल बोलो, या अल्टीमेट शेल बोलो, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लास्ट होता है उसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल, राइट। ठीक। अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल यानी कि अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वो जितने लूज करते हैं उस हिसाब से उनकी वैलेंसी आ जाती है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे टिन हुआ, आयरन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, ये क्या करते हैं, ये अपने पेन अल्टीमेट शेल के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। तो यानी कि कभी ये वैलेंसी कुछ शो करते हैं, कभी ये वैलेंसी कुछ और शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन कभी वैलेंसी 3 दिखाता है, कभी वैलेंसी 5 दिखाता है ना। यानी कि उसने कितने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया है उस हिसाब से वो वैलेंसी दिखाता है। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा अभी आपको 10th 9th 10th स्टैंडर्ड में नहीं जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये बस याद रखो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड में उनकी वैलेंसी कुछ और होती है और कुछ कंपाउंड में कुछ दूसरी होती है ना। जैसे कि नाइट्रोजन के केस में किन्हीं कंपाउंड में वो 3 वैलेंसी शो करता है, किन्हीं में 5। तो ऐसा क्या होता है, इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस शेल के नहीं पेन अल्टीमेट शेल के भी यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। If an element exhibit two different positive valency, then we use the suffix as for the lower valency and the suffix x for the higher valency। ठीक है, अगर उसने दो वैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि एक बार 3 कर रहा है, एक बार 4, तो 3 इसमें से छोटी वाली वैलेंसी क्या है ये, और बड़ी वाली वैलेंसी क्या है ये, है ना। तो ऐसे केस में अगर पॉजिटिव वो है, सपोज करो कि तुम्हारा 10, अभी तो ये तो मैं नेगेटिव वाला बता रही हूँ, पॉजिटिव में आगे जैसे आपका 10 का इन्होंने एग्जांपल दिया, 10, है ना। टिन ने अगर जब 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो उसको बोलोगे आप स्टेनस क्लोराइड। इस वाले केस में SnCl2 में टिन वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, 2। तो यानी कि इसको क्या बोलोगे आप, स्टेनस क्लोराइड, यानी कि पीछे क्या लग जाएगा, OUS का सफिक्स लग जाएगा। वैसे टिन को हम क्या बोलते हैं, स्टेनम, राइट। लेकिन जब वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो उसको स्टेनस बोल रहे हैं। अगर वो 4 वैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि 2 और 4 में छोटी वाली 2 है और बड़ी वाली क्या है, 4, तो छोटी वाली का जब नाम लिखोगे तो सफिक्स लगाओगे OUS, और बड़ी वाली का नाम लिखोगे तो सफिक्स लगाओगे एक। यानी इस वाले केस में ये स्टेनस क्लोराइड कहला रहा है, जबकि SnCl4 के केस में ये स्टेनिक क्लोराइड कहलाएगा, यानी कि IC लग जाएगा। वो यही बोल रहा है। If an element exhibit two different positive valency, then we use the suffix as for the lower valency and the suffix ik for the higher valency. Modern chemists use Roman numerals in place of these trivial names. For example, SnCl2 is stannous chloride is written as 10 second chloride, SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड इज। आजकल तरीका बदल गया है, पहले तो हम स्टेनस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड कहते थे, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न केमिस्ट हैं वो टिन को टिन लिख रहे हैं। अगर वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो ब्रैकेट में रोमन नंबर से 2 लिख दिया जाता है, और टिन क्लोराइड सिंपली हम बोलेंगे टिन क्लोराइड। वैलेंसी 2 शो कर रहा है तो ब्रैकेट में रोमन नंबर से 2 लिख दो। अगर SnCl4 में वो वैलेंसी 4 शो कर रहा है तो उसको टिन क्लोराइड ही बोलेंगे। बस आप ब्रैकेट में उसको 4 लिख दोगे, आपको पता चल जाएगा दोनों का नाम टिन क्लोराइड है। SnCl2 का नाम भी टिन क्लोराइड लिखते हैं हम आजकल, SnCl4 का नाम भी हम टिन क्लोराइड ही लिखते हैं। लेकिन Cl2 के केस में हम ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, और Cl4 के केस में हम ब्रैकेट में 4 लिख देंगे। तो आजकल का ये मॉडर्न तरीका है, राइट। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Non-metals like nitrogen, phosphorus and sulfur also show variable valency, है ना। तो ये तो आपको पहले तो आपको ये पॉजिटिव वैलेंसीज के बारे में बताया। इसके अलावा जो तुम्हारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर होते हैं, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो कौन सी होती है, 3 और 5 की, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, नाइट्रोजन तुम्हारा 3 वैलेंसी कब शो करता है, जब हम नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं, अमोनिया। जब अमोनिया में लिखा ना, अमोनिया लिखा हमने NH3, NH3 लिखा, इस केस में नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 3। लेकिन अगर हमने इसका दूसरा कंपाउंड लिया, यानी कि N2O5 लिया,
ठीक है। इस केस में नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 5। ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा फास्फोरस भी 3 और 5 वैलेंसी शो करता है। जब PCl3 लिख रहे हो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस वैलेंसी शो कर रहा है 3। लेकिन जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख रहे हो यानी कि PCl5, यानी कि फास्फोरस वैलेंसी शो कर रहा है 5। ठीक है। उसी तरह के जो सल्फर होता है ना, वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है 2, 4 और 6, है ना। सल्फर 3 वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, 2, 4 और 6। ठीक है। तो जैसे कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा H2S, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी आ रही है? 2। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने SO2 लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा, तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन के नंबर के डबल। तो 2 ऑक्सीजन है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 4। तो वैलेंसी सल्फर कितना 4 शो कर रहा है? 4। राइट। उसी तरीके से अगर आपने सल्फर हेक्साफ्लोराइड लिखा यानी कि SF6 लिखा, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी आ रही है? 6। तो आप देख रहे हो ना कि सल्फर 3 वैलेंसी शो कर रहा है, 2, 4 और 6। राइट। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वो पूछेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो आप लिख देना 3 और 5। फिर वो बोलेंगे सल्फर कौन सी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो आप लिख सकते हो 2, 4 और 6। अगर वो एग्जाम्पल पूछे तो आप ये एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। अधिकतर एलिमेंट सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट स्पेशल केसेस में वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है। अब इस चार्ट में वो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से ही है। 9th और 10th में जितने एलिमेंट्स आएंगे उनके हिसाब से है। तो आपको पूरे 118 को याद करने की जरूरत नहीं है भैया। हमारे 9th और 10th के एग्जाम में जो बार बार पूछेंगे हम बस उनको याद कर लो। तो आप देखो आयरन 2 वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 2 और 3। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। सफिक्स क्या लगेगा पुराने हिसाब से? अस। और जब ये बड़ी वाली वैलेंसी शो करता है तो सफिक्स क्या लिखेगा? एक। तो पहले आप इसको क्या बोलते थे? फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। जैसे FeO बना तो फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 बना तो फेरिक ऑक्साइड बोला। देखिए आज अगर इसका नाम लिखोगे आप, तो आप एग्जाम में जब 2 वैलेंसी शो करोगे दोनों को आयरन ऑक्साइड ही बोलोगे। 2 वैलेंसी शो कर रहे हो तो आप ब्रैकेट में रोमन नंबर से 2 लिख दो। जब वो 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो ब्रैकेट में नंबर से 3 लिख दो। उसी तरीके से कॉपर 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। मरकरी भी 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। दोनों को बोलोगे कॉपर ऑक्साइड ही। जब 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो ब्रैकेट में 1 लिख दो, जब 2 कर रहा है तो 2। तो ये ब्रैकेट में जो नंबर लिखा होता है उससे पता चल जाता है कि कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है। तो जब 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2O हो जाता है। जब ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो इसी का फॉर्मूला CuO हो जाता है। राइट। उसी तरीके से मरकरी भी आपका 1 और 2 शो करता है। जब 1 शो करता है तो उसका फॉर्मूला Hg2 हो जाता है, और जब ये 2 वैलेंसी शो करता है तो फॉर्मूला HgO हो जाता है। लेड और टिन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो 2 और 4 करते हैं। जब 2 और 4 करते हैं दोनों का नाम लेड ऑक्साइड है, टिन क्लोराइड है। पहले वाले केस में फॉर्मूला PbO हो जाएगा जब वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है। जब 4 वैलेंसी शो कर रहा है तो PbO2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हम डबल कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है यानी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 into 2 2। 2 है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, यानी कि वैलेंसी क्या हो गई? 4 नेट की। उसी तरह टिन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है यानी कि वैलेंसी वो 2 शो कर रहा है, और क्लोरीन 4 है यानी कि वैलेंसी वो 4 शो कर रहा है। ठीक है। तो अभी पहले इतना समझो, फिर हम बताएंगे कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। ठीक है। अभी ये वेरिएबल वैलेंसी के ये 5 ही एलिमेंट है। प्लीज इस चार्ट को याद कर लो। याद कर लो कि आयरन कौन कौन सी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कॉपर मर्क्यूरी क्या करता है, और लेडोटिन है। तो आयरन 2 और 3 करता है, ये 1 और 2 करता है, और बाकी के 2 लेडोटिन 2 और 4 करते हैं। छोटा सा है, याद कर लो, इजी रहेगा। अभी तक आपको वैलेंसी समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? क्या होता है कि जो मैं ये टॉपिक बीच में इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर हमने इस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि आपका लिंक टूट जाएगा और आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाने में मुश्किल होगी। तो रेडिकल वैलेंसी, जिस हिसाब से वैलेंसी होती है ना, कि वैलेंसी क्या होती है कि उस पर कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। तो रेडिकल क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है वो 2 हिस्से से मिलकर बनता है। दीज पार्ट्स सेपरेटली आर नोन एज रेडिकल। कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, और इन पार्ट को सेपरेटली आप रेडिकल कहोगे। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड किससे बना? पोटेशियम से और क्लोराइड से। तो एक रेडिकल हो गया पोटेशियम और दूसरा रेडिकल क्या हो गया? क्लोराइड। यानी किसी भी कंपाउंड के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स रेडिकल्स कहलाते हैं, है ना।
So potassium is one radical and chloride is the other radical. इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट आपका मैग्नीशियम और सल्फेट से मिलके बना है, तो एक पार्ट हो गया मैग्नीशियम, यानी कि एक रेडिकल हो गया मैग्नीशियम और दूसरा रेडिकल क्या हो गया, सल्फेट। ठीक है, तो रेडिकल की डेफिनेशन क्या होगी, याद करना, ये पूछेंगे रेडिकल डेफिनेशन। और रेडिकल इज एन एटम, रेडिकल एक एटम भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोरीन है, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फेट है, सल्फेट में आप देख रहे हो सल्फर और ऑक्सीजन का ग्रुप है, तो उसको ग्रुप ऑफ एटम्स बोलेंगे, है ना। तो रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स of the same or of different elements, same element भी हो सकते हैं या different elements भी हो सकते हैं, that behave as a single unit with a positive or negative charge। तो radical atom या group of atoms होते हैं same या different elements के जो single unit की तरह behave करते हैं, और इनके ऊपर भी या तो positive charge लगा होता है या negative charge, right। रेडिकल बिल्कुल डेफिनेशन को एज इट इज याद कर लो, एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है, और आपको साइंस में डेफिनेशन कोड करनी है, आपको कभी भी डेफिनेशन अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जब आप करते हो तो कभी कभी आप कोई इंपॉर्टेंट टर्म उसमें मिस कर देते हो, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि डेफिनेशन को एज इट इज रट लो, रट के उसको एज इट इज कोड करो, ताकि कोई भी गलती नहीं हो, आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। So a radical is an atom or a group of atoms of the same or different elements that behave as a single unit with a positive or negative charge। तो सिंगल एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो वो रेडिकल कहलाता है। ठीक है, और अब रेडिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल रेडिकल और एक होता है कंपाउंड रेडिकल। सिंपल रेडिकल मतलब आपके लिए एक ही एलिमेंट है ना। अ रेडिकल इज कॉल्ड सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज एन एटम ओनली, एक ही एटम है, जैसे सोडियम अकेला एटम है या मैग्नीशियम अकेला एटम है, तो सिंपल रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम के में 2+। It is known as compound radical when it is made up of group of two or more different atoms। यानी कि पॉलीएटॉमिक है, अगर कोई भी आपका रेडिकल एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बना हुआ है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बना हुआ है, तो उसको पॉलीएटॉमिक या कंपाउंड रेडिकल कहते हैं, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बना है। जैसे सल्फेट है, सल्फेट जो रेडिकल है वो दो प्रकार के एटम से मिलकर बना है, एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, और इन दोनों को मिला के इनके ऊपर जो साइन होता है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव, यानी कि इस रेडिकल की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव, राइट। क्योंकि सल्फेट बनाने के लिए एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत होती है, लाइक सल्फेट मेड अप ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम है। अब इसको और थोड़ा अच्छे समझते हैं, जैसे उन्होंने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया, एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ऐसा होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जैसे कि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, वो एक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है ना। एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस वाली रिएक्शन में आप देखो, जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका जो पोटेशियम आया वो किसकी वजह से आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आया, है ना। और आपको पता है हाइड्रोक्साइड किसी के पीछे भी लगता है, यानी कि वो क्या है, बेस, है ना। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसका जो पोटेशियम है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया, और चूंकि हाइड्रोक्साइड बेस है इसलिए हम पोटेशियम को क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल, राइट। उसी तरीके से जो पोटेशियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो किससे आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से आया, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि क्लोरीन क्या हो गया, एक एसिडिक रेडिकल। याद समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी सॉल्ट है उससे उसका बेसिक रेडिकल बताओ और एसिडिक रेडिकल बताओ। तो जो जो ये सॉल्ट है इसमें जो हिस्सा बेस के साथ आया है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, और जो हिस्सा एसिड के साथ आया है वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है, राइट। इसका एक आसान तरीका है पहचानने के लिए, जो आगे वाला होता है वो हमेशा बेसिक होता है, जो पीछे वाला होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। कभी भी सॉल्ट आप लिखते हो तो हमेशा बेसिक रेडिकल पहले लिखते हो फिर एसिडिक रेडिकल लिखते हो। तो ये भी एक आसान तरीका होता है पहचानने का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इस सॉल्ट में से बताओ बेसिक रेडिकल क्या है और एसिडिक रेडिकल क्या है। तो आगे वाला जो लिखा है ना आप उसको बेसिक बोल दो, जो पीछे वाला लिखा है वो एसिडिक।
रीजन क्या है कि जो पहला वाला जो रेडिकल होता है वो बेस से आता है, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जो दूसरा वाला रेडिकल होता है वो किसी ना किसी एसिड से आया होता है, इसलिए उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। देखो अब इसकी एक बार इसका सेंटेंस देखो क्या लिखा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड द पोटेशियम रेडिकल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द base potassium hydroxide and is therefore called the basic radical. The chloride radical has been contributed by hydrochloric acid and is therefore termed as acid radical. समझ में आ गया? तो आपको एक समझ में आ गया कि रेडिकल पहली बात तो क्या था, सिंपल था, और कंपाउंड सिंपल कब होगा जब वो सिंगल एटम से बना होगा, और कंपाउंड कब होगा जब एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनेगा, और कंपाउंड को हम पॉलो एटॉमिक भी कहते हैं। फिर हमने रेडिकल में दूसरी चीज पढ़ी कि भैया रेडिकल बेसिक रेडिकल हो सकता है और एसिडिक रेडिकल हो सकता है। तो बेसिक रेडिकल कब होता है जब वो किसी बेस से आया है, और एसिडिक रेडिकल क्या होता है जब वो एसिड से आया है। ठीक है, when salt is dissolved in water it splits up into constituent radicals. The basic radicals are found to carry positive charge, so are termed as electropositive radicals, or cations. The other part carries negative charge and are so called electronegative radicals. देखो जैसे उन्होंने कहा कि जो जैसे पोटेशियम क्लोराइड तुम्हारा सॉल्ट बना, जब इसको तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन में जो है तो ये पॉजिटिव रेडिकल कहलाएगा, और जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिव रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल को आपको पता है कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव रेडिकल्स को आपको पता है कि एनायंस कहते हैं, है ना। द अदर पार्ट इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे भी अभी मैं पहले पढ़ा था, वो जिसके ऊपर प्लस चार्ज लिखा है उसको कैटायंस बोलोगे आप, और जिसके ऊपर माइनस साइन लगा है उसको आप एनायंस बोलोगे, है ना। तो या प्लस वाले को हम कैटायंस या इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं, और जिसके नेगेटिव साइन है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल कहते हैं। तो इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। सिमिलरली उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है ना, मैग्नीशियम सल्फेट का एग्जांपल उन्होंने दिया। जब मैग्नीशियम सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये मैग्नीशियम और सल्फेट में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें प्लस साइन लगा है इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि केटाइन कहलाएगा मैग्नीशियम, सल्फेट के ऊपर माइनस साइन लगा है इसलिए ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव, या आपका क्या कहलाएगा, एनायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, या इसको एनायन बोलेंगे, राइट। लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल इज गिवन इन टेबल 1.3 एंड एसिडिक रेडिकल इज गिवन इन 1.4। तो हम वो टेबल देखते हैं। इसके पहले radicals have their own combining power, that is valency, and it is according to their combining power they can form the formulae. जिस तरीके से एलिमेंट की वैलेंसी होती है उसी तरह रेडिकल्स की भी अपनी कंबाइनिंग पावर यानी कि वैलेंसी होती है, और वैलेंसी के हिसाब से ही वो फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे कि कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट के केस में आप देख रहे हो कि इसमें तो ये अमोनियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये अमोनियम कार्बोनेट है। कैसे लिखा उन्होंने, NH4 होल ट्वाइस CO3। आप देख रहे हो इसमें दो रेडिकल आ रहा है, एक तो ये रेडिकल आ रहा है और दूसरा ये वाला रेडिकल आ रहा है। ठीक है, एक रेडिकल ये आ रहा है और दूसरा रेडिकल ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें केस में जो आगे लिखा है अमोनियम, जो आगे लिखा है वो हमेशा बेसिक रेडिकल होता है, यानी कि इस वाले केस में अमोनियम क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल, और जो ये पीछे वाला है ये हो जाएगा एसिडिक रेडिकल, राइट। For example, in the compound ammonium carbonate, ammonium is a basic radical with combining power 1 and carbonate is an acidic radical with combining power 2। ठीक है, जो अमोनियम है वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा, उसकी कंबाइनिंग पावर 1 कहलाएगी, और कार्बोनेट एसिडिक रेडिकल कहलाएगा और उसकी कंबाइनिंग पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंबाइनिंग पावर कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊंगी, वो इंटरचेंज करके पता चलता है ना। इसकी पावर उसमें लिखी रहती है, उसकी पावर उसमें लिखी रहती है, तो उस हिसाब से होता है। तो अभी वो कंसेप्ट मैंने आपको नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड से समझाऊंगी, राइट। तो आप इतना समझ लो, अगर आपको कोई भी रेडिकल दिया है उसमें पूछा गया भैया इसमें ये बताओ कि बेसिक रेडिकल क्या है और नेगेटिव रेडिकल क्या है, तो याद रख लेना दो रेडिकल्स जो दिए गए होंगे उसमें आगे वाला रेडिकल को हमेशा बेसिक रेडिकल होता है, और जो पीछे वाला रेडिकल होता है वो हमेशा एसिडिक रेडिकल होता है। तो बहुत आसानी से आप बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल को पहचान लो, राइट। तो जैसे ये बताया था इन्होंने कि कुछ बेसिक रेडिकल्स और कुछ नेगेटिव रेडिकल्स, सॉरी एसिडिक रेडिकल्स के इन्होंने वो दिए हैं, तो आपको ये याद करने हैं। जब आप याद करोगे यानी कि आपको इन रेडिकल्स की वैलेंसी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे या कंपाउंड बनाओगे तो अगर आपको वैलेंसी याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने के लिए बोले थे। केमिस्ट्री में अगर आप ये टेबल्स
ये वैलेंसीज याद करते चलोगे तो धीरे धीरे का आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। आपको बार बार इन टेबल्स को रिवाइज करना है, इनको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज, जैसे आप जब शुरू में मैथ्स सीखते हो तो मैथ्स में पहले आप 1 2 3 सीखते हो, फिर 1 2 3 के नंबर नेम सीखते हो, फिर टेबल सीखते हो। जब आप टेबल सीख जाते हो तो आप काफी सारी कैलकुलेशन फटाफट फटाफट कर लेते हो। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री के ये बेस है, सिंबल्स को याद करना, वैलेंसीज को याद करना, है ना, कि बेसिक रेडिकल्स कौन से, एसिडिक रेडिकल्स कौन से, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, ये टेबल्स को याद करना कंपलसरी है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे, अगर आप इन टेबल्स को स्किप कर दोगे और फिर आप कहोगे केमिस्ट्री टफ है, तो भाई केमिस्ट्री तो फिर आपको हमेशा टफ लगेगी कि आप, है ना। तो ये छोटी सी चीजें हैं, याद कर लो। तो बेसिक रेडिकल्स मोनोवैलेंट हो सकते हैं, यानी कि जब उनकी वैलेंसी 1 होती है। डाइवैलेंट हो सकते हैं, यानी कि जब उनकी वैलेंसी 2 होती है। ट्राइवैलेंट हो सकते हैं जब उनकी वैलेंसी 3 होती है। और टेट्रावैलेंट भी होते हैं जब उनकी वैलेंसी 4 होती है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स है 9 जिनकी वैलेंसी 1 होती है। अमोनियम, देखो अमोनियम को कैसे लिखते हैं, NH4। अगर आप लिखने ही नहीं सीखोगे कि भैया अमोनियम को NH4 लिखते हैं, तो आप कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अमोनियम अगर हमें लिखना है तो NH4 है, अमोनिया लिखना है तो NH3 है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, अमोनियम को हम NH4 लिखते हैं, अमोनिया को NH3 लिखते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये बाद में जब लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा। जब गोल्ड 1 वैलेंसी शो करता है तो इसको Au प्लस कहते हैं। सिल्वर 1 वैलेंसी शो करता है तो Ag प्लस कहते हैं। कॉपर जब 1 वैलेंसी करता है तो कॉपर Cu प्लस बोलते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी की वैलेंसी 1 है। डाइवैलेंट में आ गया आपका सिल्वर, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मरकरी, निकल, प्लम्बस, प्लेटिनस, स्टेनस, जिंक, ये सारे दो दो वैलेंसी वाले आ गए। फिर इसमें आ गए 3 वैलेंसी वाले। 3 वैलेंसी में कॉमनली यही आता है बार बार, एल्यूमिनियम आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। ठीक है। फिर गोल्ड, बिस्मथ, क्रोमियम, आयरन भी 3 वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, ये इनका सिंबल है, इनकी वैलेंसी है। उसी तरीके से यही 3 है जो बार बार टेट्रावैलेंट होते हैं, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। लेड हुआ, प्लेटिनम हुआ और टिन हुआ। तो आप इस चार्ट को अच्छे से बार बार देख, और बार बार आप देखोगे और याद करोगे तो आपको काफी हद तक याद हो जाएगा। पहली बार में टफ लगेगा, हाय मैं इतने सारे कैसे याद करूं, लेकिन जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये याद हो जाते हैं, इतना टफ नहीं होता है। ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने ये नेगेटिव रेडिकल यानी कि एसिडिक रेडिकल्स की भी इन्होंने पूरी लिस्ट दी है। जिस तरीके से बेसिक रेडिकल मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स भी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट होते हैं। अब देखो एसिटेट, एसिटेट को कैसे लिखते हैं, CH3COO। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, HCO3। इसकी वैलेंसी -1 होती है। बाइसल्फाइड, IDE, है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसको लिखते हैं हम HS-1। बाइसल्फेट, अगर आइड लिखा है तो अलग है, और AT, बाइसल्फेट लिखा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HSO4। बाइसल्फाइट, IT, दो तीन चीज आ रही है, IDE, ATE और ITE, राइट, तीनों अलग है। आइट लिखा है तो अकेला आपने S लिखा, एट लिखा तो आपका SO4 हो गया, आइट लिखा तो SO3 हो गया। तो ये चीज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान देना है। ब्रोमाइड को आप Br- लिखते हो, क्लोराइड को Cl-4 लिखते हो। पर मैग्नेट बच्चों को लिखना नहीं आता, पर मैग्नेट होता है MnO4, MnO4, तो उसको याद करो बेटा, है ना। फ्लोराइड को F-, हाइड्राइड H-, तो हाइड्रोक्साइड OH। अब बहुत से बच्चों को हाइड्रोक्साइड ही नहीं पता होता, वो HO लिख देंगे, HO नहीं लिखा लिखते हैं, OH लिखते हैं, है? बोलते हाइड्रोक्साइड है लेकिन लिखते हैं इसको OH है। आयोडाइड I-, साइनाइड हुआ Cn-। अब देखो फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट, अब नाइट्रेट है NO3 और नाइट्राइट है NO2। ठीक है, जबकि इस वाले केस में SO4 था सल्फेट और SO3 था सल्फाइट, लेकिन इसके केस में बड़ा कौन सा है, 3, तो ये होगा नाइट्रेट, और छोटा कौन है, 2, तो ये होगा नाइट्राइट। ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड कैसे लिखते हो, ClO2। हाइपोक्लोराइड लिखते हो ClO। क्लोराइड लिखते हो ClO3, और पर क्लोराइड लिखते हो Cl4। इस पे भी क्वेश्चन आता है, अभी बताऊंगी मैं आपको, है ना। वो लिख देंगे, चारों लिख देंगे, वो तो बोलेंगे बताओ उसका नाम लिखो। ClO2 क्या होगा, ClO क्या होगा, ClO3 क्या होगा, और ClO4 क्या होगा, राइट। तो ये ना ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आप
मेटा एलिमिनेट कैसे लिखते हैं, AlO2 करके, इसकी वैलेंसी -1 होती है, तो इन सबकी वैलेंसी -1 है। फिर कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है, इसको CO3 लिखते हैं। डाइक्रोमेट को आप Cr2O7 लिखते हैं, उसकी वैलेंसी -2 होती है। ऑक्साइड को O लिखोगे, वैलेंसी -2 है। पर ऑक्साइड लिखना है तो O2 लिखोगे, ऑक्साइड लिखना है तो O लिखोगे, पर ऑक्साइड लिखना है तो O2। जैसे आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखते हैं तो फॉर्मूला बनता है H2O2, तो O2 लिखा है ना, इसलिए पर ऑक्साइड हो गया वो। सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, वैलेंसी -2। सल्फाइड फॉर्मूला होता है SO3, वैलेंसी -2। सल्फाइड फॉर्मूला होता है S, वैलेंसी -2। सिलिकेट, सिलिकेट होता है SiO3, SiO3, ये सिलिकेट है, वैलेंसी -2। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट लिखते हो H2O3, वैलेंसी है -2। तो ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको एक बता रही हूँ ताकि आप बच्चे इस टेबल को स्किप नहीं करें। जिंकेट को लिखते हैं हम ZnO2, प्लम्बाइट को लिखते हैं PbO2, स्टेनेट SnO3, मैंगनेट, मैंगनेट लिखते हैं MnO4, और पर मैंगनेट भी MnO4 था। अभी इसका डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी। नाउ क्रोमेट CrO4, ऑक्सलेट CO2, और वैलेंसी है -2। ठीक है, ट्राईवैलेंट जो -3 वैलेंसी शो करते हैं वो आर्सेनेट, बहुत कम पूछते हैं, AsO4 है। नाइट्राइड पूछा जाता है, इसको याद कर लो N। ठीक है, एल्यूमिनेट लिखते हो आप AlO3 करके। आर्सेनाइट, आर्सेनेट लिखा है AsO4, जबकि आर्सेनाइट लिखा है AsO3, दोनों की वैलेंसी -3 है। फॉस्फाइड लिखना है तो अकेला P लिखो, फॉस्फाइट लिखना है तो PO3 लिखो, फॉस्फेट लिखना है तो PO4 लिखो, बोरेट लिखना है तो BO3 लिखो। अगर ये चार्ट अगर आप खुद तैयार करोगे तब आपके लास्ट में एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो ये इनके फॉर्मूले लिखे हैं, उनका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। अगर ये चार्ट अच्छे से तैयार होगा तो वो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसलिए कुछ और एलिमेंट जो कि 4 वैलेंसी यानी कि टेट्रावैलेंट होते हैं, उसमें आता है कार्बाइड, कार्बाइड को हम C लिखते हैं और -4 वैलेंसी होती है। फेरोसाइनाइड भी होता है FeCN6, और इसकी वैलेंसी भी -4 होती है। तो प्लीज इन चार्ट्स को स्किप नहीं करो, इन चार्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि एक तो वैलेंसी भी याद हो जाए और साथ में आपको ये भी पता चल जाए कि इन रेडिकल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। क्योंकि जैसे ही वो सोडियम नाइट्रेट टीचर बोलती है लिखो सोडियम नाइट्रेट, अब बच्चा ये भूल जाता है कि पहले बात तो उसको सोडियम का सिंबल याद आ जाए वो बड़ी बात है। फिर नाइट्रेट हम कैसे लिखे, N लिखे, KNO2 लिखे, KNO3 लिखे, KNO4 लिखे। ठीक है, वो इसी में कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नाइट्रेट NO3 होता है तो आप आराम से सोडियम नाइट्रेट लिख दोगे NaNO3। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, वैलेंसी। नेक्स्ट, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब ये आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आपने वैलेंसी याद कर ली, रेडिकल याद कर लिए, रेडिकल की वैलेंसी याद कर ली, अब आपका आधा काम खत्म हो गया। अब आपका आता है तरीका कि वैलेंस फॉर्मूले आखिर लिखते कैसे हैं। फॉर्मूले को लिखने के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय अटेम्प्टिंग टू राइट अ फॉर्मूला, है ना, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हो, राइट द सिंबल साइड बाय साइड, बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट एंड देन एसिडिक रेडिकल। हम सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखते हैं, पहले हम बेसिक रेडिकल लिखते हैं, फिर हम एसिडिक रेडिकल कर लिखते हैं। फिर राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम ऑन टॉप ऑफ इट्स सिंबल, फिर हर एलिमेंट एटम के टॉप पे उसकी वैलेंसी लिख दो। फिर डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक्सेस से डिवाइड कर दो ताकि वो सिंपल रेशियो में आए, यानी कि सिंप्लीफाई कर दो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आप क्या करो, इग्नोर करो और इंटरचेंज कर दो वैलेंसी को। और जो राइट द इंटरचेंज वैलेंसी नंबर्स टू द लोअर राइट ऑफ द रेडिकल्स इफ द रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम एंड हैज अ वैलेंसी नंबर मोर देन 1 एंड क्लोज इट विद इन ब्रैकेट्स। अब इंटरचेंज करने के बाद आप उसकी नंबर लिख दो। अगर रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम है तो आपका ब्रैकेट के साथ आएगा, अगर नहीं है ग्रुप ऑफ एटम को तो डायरेक्टली नंबर लिख देते हैं। देखो, जैसे कि अगर आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड, है ना, आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको ये 4 स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप सोडियम का सिंबल लिखो Na, क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो Cl। सोडियम बेसिक है इसलिए पहले ये आएगा, क्लोराइड एसिडिक है इसलिए ये पीछे आएगा। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है, लेकिन हमको साइन नहीं लगाना है। अब क्रिस क्रॉस कर दो, यानी कि सोडियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख दो और क्लोरीन के नीचे सोडियम की वैलेंसी लिख दो। 1 और 1 सिंप्लीफाई करोगे और 1 और 1 को हम लिखते नहीं है, ओमिट कर देते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। राइट, इस तरीके से बनता है। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे आपको लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आपको उसका फॉर्मूला टीचर ने बोला लिखना है।
ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल ये पहले लिखा जाएगा, सल्फेट हो जाएगा एसिडिक रेडिकल ये बाद में लिखा जाएगा। मैग्नीशियम की सिंबल लिखो Mg, सल्फेट का सिंबल लिखो SO4। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी है वो है 2+, सल्फेट की वैलेंसी जो है वो है 2-। ठीक है, अब आप इसको क्रिस क्रॉस कर दो, यानी कि मैग्नीशियम के नीचे सल्फेट की वैलेंसी 2 लिख दो विदाउट साइन, और सल्फेट के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख दो विदाउट साइन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये दोनों वैलेंसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 1 आ जाएगा, और 1 1 को आप लिखते नहीं हो तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgSO4। राइट, तो इस तरीके से लिखते हैं। अभी इनको और एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने मैग्नीशियम क्लोराइड बताया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पहला स्टेप क्या है, आप मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, क्लोरीन का सिंबल लिखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखो और क्लोरीन की वैलेंसी लिखो, 1 होती है। ठीक है, आपको साइन लगाने जरूरत नहीं है ना, तो आप 2 और 1 लिखो सीधे। चलो इसको इसको इससे ऐसे करो, पहले मैग्नीशियम लिखो फिर क्लोरीन लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 लिख दो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 लिख दो। नेक्स्ट क्रॉस करो, मैग्नीशियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिखो, क्लोरीन के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखो। अब आपको पता है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई होना नहीं है, ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, आप 1 लिखते नहीं हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। देखो ये फॉर्मूला बन गया। राइट, तो इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का आपको बनाना है तो कैल्शियम का सिंबल लिखो, ऑक्सीजन का सिंबल लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दोनों क्रिस क्रॉस करो तो C के नीचे भी 2 आ जाएगा, O के नीचे भी 2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा CaO। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा इन्होंने दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एल्यूमिनियम लिखो, और हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए OH होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। क्रिस क्रॉस करो तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 आ जाएगा, और हाइड्रोक्साइड ये पूरा एक ग्रुप है इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा के नीचे 3 लिखोगे। 1 तो आप लिखते नहीं हो तो 1 को ओमिट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, Al ब्रैकेट के अंदर OH होल थ्राइस। ये याद रखना, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है क्योंकि OH एज अ ग्रुप बिहेव करता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का बताया है, तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड में फॉस्फोरस लिखो और ऑक्सीजन लिखो। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, क्रिस क्रॉस करो तो फॉस्फोरस के नीचे आप ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखोगे, ऑक्सीजन के नीचे आप फॉस्फोरस की वैलेंसी लिखोगे। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही P2O3। राइट, अब ऐसे ही उन्होंने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दिया है, सोडियम दिया है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में सोडियम लिखो Na, मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है AlO2। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और एल्यूमिनेट की वैलेंसी होती है -1। क्रिस क्रॉस करो, दोनों के नीचे 1 1 आएगा, लेकिन 1 1 आप लिखते नहीं हो तो NaAlO2 उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे सोडियम एल्यूमिनेट लिखना है तो एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है AlO3, इसकी वैलेंसी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और एल्यूमिनेट की वैलेंसी कितनी होती है 3, AlO3 का 3। क्रिस क्रॉस करो, सोडियम के नीचे आ जाएगा 3 Na3 और एल्यूमिनेट बनेगा आपका AlO3, फॉर्मूला बन जाएगा Na3AlO3। इस तरीके से आप और केमिकल फॉर्मूला बनाते हो, ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर दी तो आपके पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत सारे, आपको एलिमेंट तो के आपको फॉर्मूला लिखने हैं। तो आपको फॉर्मूला लिखने हैं तो पहली बात तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा आपको आप उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तीसरा आपको क्रिस क्रॉस करना है, चौथा आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको फॉर्मूला लिख देना है। अगर कोई ग्रुप है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, बस आपको इसको याद रखना है। ये 4 स्टेप आप याद रखोगे तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना लोगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने इतने सारे प्रैक्टिस करने को दिए हैं, आप इन चार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं सारे नहीं बता रही हूँ, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करो बैठ के घर में, आपको अच्छे से आ जाएगा। जो पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम लिखो, क्लोरीन लिखो, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, 1 1 आप लिखते नहीं हो, क्रिस क्रॉस करोगे तो आंसर आ जाएगा KCl। उसी तरीके से हमने पोटेशियम ब्रोमाइड दिया तो आ जाएगा KBr, पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम नाइट्राइड KNO2, है ना, क्योंकि नाइट्राइड का फॉर्मूला NO2 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब आपको पता है हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम HCO3 लिखते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा KHCO3,
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाए KHCO3 और इसी तरीके से आपको बाकी के सारे तैयार करने हैं। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार किया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करो, एक दिन दो इसी को प्रैक्टिस करने के लिए, और आप देखना आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। राइट, और भी दिए उन्होंने फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, जितने भी कॉमन जो आपके पूरे 9th-10th के सिलेबस के हिसाब से जितने भी एलिमेंट बार बार पूछे आएंगे वो सबके फॉर्मूले इन्होंने बनाने सिखाए हैं। मेथड वही है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मेथड वही है कि पहले आप उसके सिंबल लिखो, उसके ऊपर उनकी वैलेंसी लिखो, उसको क्रिस क्रॉस करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, और फिर जो आ रहा है बचा वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखो, रेडिकल जहां पे भी आ रहा है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे आप इस वाले केस में देखो, सल्फेट का रेडिकल आ रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, या हाइड्रोक्साइड का रेडिकल आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है। जहां पे रेडिकल नहीं आ रहा वहां पे डायरेक्टली नंबर लिख देते हो, जहां पे भी रेडिकल आता है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है। बिना ब्रैकेट के अगर आप नंबर लिखोगे तो फिर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, इसको ध्यान रखो। अब नेमिंग सर्टेन कंपाउंड, ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूला दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है ना। अब मेटल है ना नॉन मेटल, द मेटल, अगर आपका कोई भी कंपाउंड में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, हमेशा मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। द मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड देन द नॉन मेटल, द सफिक्स आइड इज एडेड टू द नॉन मेटल। ठीक है, तो आप कभी भी कोई कंपाउंड लिख रहे हो तो पहले मेटल लिखोगे फिर नॉन मेटल लिखोगे, और ध्यान रखोगे जो नॉन मेटल है उसके लास्ट में आप IDE यानी कि आइड लगा, सफिक्स लगा दोगे, है ना। जैसे कि इन्होंने दिया कैल्शियम और नाइट्रोजन, है ना, कैल्शियम मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। पहले क्या लिखोगे, मेटल, फिर लिखोगे नॉन मेटल, और नॉन मेटल के लास्ट में आप क्या, जैसे नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन का ये चीज हटा के क्या लिख दोगे, नाइट्राइड, आइड, है ना, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। तो ये हो जाएगा Ca3N2। फॉर्मूला कैसे आया, कैल्शियम का सिंबल लिखो, नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्रिस क्रॉस करो तो Ca के नीचे आ जाएगा 3, नाइट्रोजन का नीचे आ जाएगा 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कैल्शियम नाइट्राइड का। राइट, तो आपको याद रखना है कि पहले आपको मेटल लिखना है, फिर आपको नॉन मेटल लिखना है, और नॉन मेटल के में सफिक्स आपको IDE लगाना है। अगर दो नॉन मेटल्स हैं, द प्रीफिक्स ट्राई और टेट्रा और पेंटा एक्सेट्रा इज एडेड द केस में भी। अगर आपके 2 या 3 नॉन मेटल हैं, जैसे इस वाले केस में PCl3 है, कितने नॉन मेटल्स है, 3 नॉन मेटल है, 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसका नाम लिखोगे आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। उसी तरीके से PCl5 है, नॉन मेटल्स कितने हो गए 5, तो आप क्या लिखोगे उसको, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आपके नॉन मेटल कितने हैं उसका नंबर आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो PCl3 है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखोगे, PCl5 है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर दो नॉन मेटल्स हैं तो उनके प्रीफिक्स मतलब उसके आगे ट्राई और टेट्रा और पेंटा आ जाएगा, डिपेंडिंग नंबर क्या है, 3 है तो ट्राई लिखो, 4 है तो टेट्रा लिखो, 5 है तो पेंटा लिखो, एंड सो ऑन। टू एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले में ऑक्सीजन को एंड में रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, है ना। जैसे सल्फेट, ऑक्सीजन 4 है, सल्फाइड ऑक्सीजन 3 है ना, सल्फाइड ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ता है कि उसकी में ऑक्सीजन कितने हैं, उस हिसाब से उसका नाम आता है, 4 है कि 3 है, ठीक है ना, अलग अलग कंपाउंड में वो होता है। राइट, नाउ द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2। अगर इसको पहले हम इसको रब करते हैं ना तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक मिनट आप मुझको दो, जरा इसको क्लियर कर दूं मैं। नाउ अब ये वाला इस पे भी क्वेश्चन बेस्ड है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी वो करेंगे तो आपको वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला था प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2। अगर 2 से कम ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ऑक्सीजन अगर 1 है ना, लेस देन 2 है, मतलब अगर 1 ही ऑक्सीजन है तो आप वर्ड यूज करोगे हाइपो। जैसे इस पे देखो NaClO, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 से कम है यानी कि 1 है, तो इसको बोलोगे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना, हाइपो लगा दोगे।
आईटी सफिक्स यूज होता है अगर ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, 2। अगर 2 ऑक्सीजन एटम जैसे NaClO2 लिखा अगर आपने, तो फिर तुम उसको क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। हाइपो नहीं लगाओगे, सिर्फ सीधे सोडियम क्लोराइड बोलोगे। तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो सीधे ITE क्लोराइड आ जाएगा। अगर 3 ऑक्सीजन एटम है तो सफिक्स क्या आ जाता है, 8, है ना। जैसे इसके केस में ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, NaClO3, तो उसको ClO3 तो क्या बोलोगे, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। पर प्रीफिक्स पर, अब सफिक्स नहीं, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा अगर ऑक्सीजन का मात्रा 3 से ज्यादा है। जैसे इस वाले केस में NaCl4 है, O4 है, यानी कि 3 से ज्यादा आ गया तो उसको बोलोगे सोडियम। अब तुम्हारा सफिक्स चेंज नहीं होगा, प्रीफिक्स में पर आ जाएगा तो सोडियम पर क्लोरेट हो जाएगा। आई समझ में। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम है तो प्रीफिक्स आइपो आ जाता है, 3 से ज्यादा है तो प्रीफिक्स पर आ जाता है। पहले तो ये याद करो, एक या 3 से ज्यादा यानी कि 4, तो प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स आएगा। एक के केस में प्रीफिक्स आएगा हाइपो, और 4 के केस में प्रीफिक्स आएगा हाइपर। नहीं, एक के केस में प्रीफिक्स आएगा हाइपो और 4 के केस में प्रीफिक्स आएगा पर। ठीक है, पहले तो ये याद करो। और अगर ऑक्सीजन एटम की मात्रा 2 है तो आपका सफिक्स आएगा ITE, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा 3 है तो सफिक्स आएगा ATE। आई समझ में। तो ये शॉर्ट फॉर्म से आप कर लो। तो NaClO यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ एक है तो उसको बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑक्सीजन इसमें 2 है तो उसको इसी को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीजन 3 है तो उसको बोलेंगे सोडियम क्लोरेट। ऑक्सीजन 3 से ज्यादा यानी कि 4 है तो उसको बोलेंगे सोडियम पर क्लोरेट। इस तरीके से इसका नेमिंग की जाती है, राइट। नाउ नेमिंग ऑफ एसिड। अब एसिड को कैसे नेम करते हैं, नेम ऑफ बाइनरी एसिड्स आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड सफिक्स इट टू द नेम ऑफ द सेकंड एलिमेंट। अगर आपको बाइनरी एसिड मतलब 2 एलिमेंट के साथ अगर आपका एसिड बन रहा है तो आपको प्रीफिक्स हाइड्रो लगाना पड़ता है और सफिक्स एक लगाना पड़ता है। जैसे HCl है तो H को बोलोगे आप, हाइड्रोजन पूरा नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हाइड्रो। और क्लोरीन है ना तो क्लोरीन ना लिखे सो लिखोगे क्लोरिक, यानी सफिक्स का क्या लगा दो, एक। तो ये HCl क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के केस में आप प्रीफिक्स लिखते हो हाइड्रो, जो भी आएगा, क्लोरीन है तो उसको क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दोगे। ठीक है, अगर आपका फ्लोरीन होता है तो उसको बोलते हो हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड। अगर आपका आयोडीन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, राइट। तो आपको आगे हाइड्रो लगाना है, पीछे सफिक्स एक लगाना है। तो इस तरीके आप एसिड का नेमिंग करते हो। दूसरा तरीका क्या है एसिड का नेमिंग का, नेम ऑफ एसिड कंटेनिंग रेडिकल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स और गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट द मॉलिक्यूल द प्रीफिक्स हाइड्रो इज नॉट यूज्ड। अगर आपका पॉली एटॉमिक ग्रुप लगा है, यानी कि जैसे कि सल्फेट लगा है या नाइट्रेट लगा है या फॉस्फेट लगा है, ये एक से ज्यादा एटम से बन के बना है ना, इसलिए इसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे। ऐसे केस में इन एसिड का नाम डिपेंड करता है कि जो सेकंड जो एलिमेंट लिखा है उसका नाम क्या है। जैसे H2SO4 लिखा है, H2SO4, इस वाले केस में सेकंड एलिमेंट क्या है, सल्फर। तो इस वाले एसिड का नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे HNO3, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, तो इस एसिड का नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, है। उसी तरीके से H3PO4, सेकंड एलिमेंट क्या है, फास्फोरस, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, है ना। ऐसे ही आपका कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो जब हम ऐसे एसिड लिख रहे हैं जिसमें पॉलीएटॉमिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसमें हाइड्रो वर्ड का इस्तेमाल और एक सफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे एसिड को नाम देने के लिए हम हमेशा सेकंड एलिमेंट देखते हैं और उसके नाम पे हम इसको नेमिंग कर देते हैं। सल्फर है तो इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, नाइट्रोजन है इसलिए इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और ये फॉस्फोरस है इसलिए इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो 3 कॉमन है, इनके तो नाम याद ही करो, है ना। हाइड्रोक्लो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है। नाउ अगेन फिर इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। If the number of oxygen atom is less than suffix us is used instead of egg, and thus H2SO3 is a sulfurous acid and HNO2 is sulfuric acid। देखो दो चीज है, दो चीज है। एक ऑक्सीजन एटम हम देखते हैं, दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला लिखा है आपका H2SO3, क्या है आपको, क्या लिखा है, एक लिखा है H2SO3 और एक लिखा है आपका H2SO4।
इसको पहले आप क्लियर कर ले, फिर मैं आपको ये चीज समझाती हूँ क्या बोलना चाह रहा है कि कब सफिक्स एस यूज करना है, कब सफिक्स आपको एक यूज करना है। उन्होंने बोला कि अगर आपने लिखा है H2SO3, आपने लिखा है H2SO3 और H2SO4, अब इन दोनों का आपको नाम देना है। तो जब ऑक्सीजन का नंबर 3 है और 4, तो छोटा क्या हुआ, 3, 3 इज लेस देन 4। तो इस वाले केस में जो सफिक्स आएगा वो OUS आएगा, और जिसका जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होते हैं सफिक्स क्या आ जाएगा, एक। इसके हिसाब से तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, और इसका नाम क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इस वाले का H2SO3 को लिखोगे आप सल्फ्यूरस एसिड, फ्यूरस, और H2SO4 को क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो आप अगर दो लिखे हैं तो दो में से देखो, दोनों में से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें कम है, जिसमें कम होगा उसमें सफिक्स आस लिख दो, जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा उसमें सफिक्स एक लगा दो, और आपसे नाम बन जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा एक HNO2 भी होता है और एक HNO3 भी होता है, तो ये गलत नहीं है। HNO2 और HNO3, तो 2 और 3 में से 2 छोटा है तो सफिक्स अस आएगा, तो उसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड, और 3 बड़ा होता है तो उसमें एक आएगा, उसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, राइट। तो HNO2 को आप नाइट्रस एसिड बोलोगे, जबकि HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड बोल रहे थे। कुछ एसिड को हम उसके कॉमन नेम यानी कि ट्रिवियल नेम से भी जानते हैं, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है ना, NH3, NH3 को हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड ना बोल के इसके ट्रिवियल नेम यानी कॉमन नेम अमोनिया से ही बोलते हैं। तो जब भी वो बोले अमोनिया लिखो तो अमोनिया को आप NH3 लिखोगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब होता है वाटर यानी कि H2O। तो हम H2O को हम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलते हैं, हम उसको डायरेक्टली वाटर बोलते हैं, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है H2O, राइट। तो एसिड को नेम करने के लिए 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर मैंने आपको 2 तरीके होते हैं एसिड को नेम करने के लिए, वो मैंने आपको बताया। और तीसरा नेक्स्ट चीज आपको बताइए, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको ट्रिवियल नेम के हिसाब से बोला जाता है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड के नाम लिखते हैं, कि आपको देखना है कि भैया मेटल और नॉन मेटल है तो उसका अलग लॉजिक, अलग तरीका होता है। अगर नॉन मेटल्स है तो उसका अलग हो रहेगा, एसिड है तो अलग रहेगा, और आपका ट्रिवियल नेम्स है तो अलग तरीके से करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में टफ लगता है लेकिन बाद में आपको सही रहेगा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो। टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला, अगर कोई भी फॉर्मूला दिया गया है तो उससे वैलेंसी कैसे निकालना है। The valency of element can be determined based on the knowledge of valencies of the negative radicals and of the fact that the valency of hydrogen, oxygen, chlorine is 1, 2 and 1। देखो, कोई भी फॉर्मूला दे दे वो x, y, z, तो आपको पहले तो ध्यान देना है कि उसके नेगेटिव रेडिकल है उसकी वैलेंसी क्या है। इस चीज पे ध्यान दो कि नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी क्या है। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अगर आपको ये 4 चीजें याद है तो आप किसी भी फॉर्मूला की वैलेंसी निकाल सकते हो। तो क्या स्टेप है कि सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट राइट द गिवन फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दिया आपने NO, इंटरचेंज द सब्सक्रिप्ट एंड राइट इट, इसको उल्टा चलेंगे। फॉर आपको पहले आपको फॉर्मूला पता है, अभी आपने वैलेंसी से फॉर्मूला बनाया था, अब आप फॉर्मूला से वैलेंसी बना रहे हो। अभी हमने सीखा था वैलेंसी से फॉर्मूला बनाना, अब हम इस वाली स्लाइड में सीख रहे हैं फॉर्मूला से वैलेंसी निकालना, राइट। तो हमको स्टेप्स उल्टे करने पड़ेंगे। हमको सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखने के बाद इनका जो आपको इनकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये 2 n के ऊपर चला जाएगा और n का जो 1 है वो O के ऊपर आ जाएगा। फिर चूंकि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यानी कि आपको इन दोनों को जो है, जो भी नंबर लिखा है उसको डबल करना पड़ेगा, तो n 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 का डबल होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर इसके केस में अगर आपको नाइट्रोजन का वैलेंसी पूछी तो नाइट्रोजन की वैलेंसी NO2 के केस में क्या हो जाएगी, 4। ये जो वैलेंसी आई 4 हो जाएगी, राइट। तो thus from the formula NO2 we find the valency of nitrogen is 4, राइट। तो इस तरीके से आपको पता चलता है ना। आप जब वैलेंसी से फॉर्मूला लिखते हो तो पहले क्या करते हो कि आप पहले वैलेंसी लिखते हो, फिर इंटरचेंज करते हो और फिर आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो जब फॉर्मूले से वैलेंसी बनानी होती है तो पहले आप फॉर्मूला लिखते हो, फिर फॉर्मूला की जो सबस्क्रिप्ट है उसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके क्रिस क्रॉस कर देते हो, और अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के हिसाब से डबल कर देना होता है हमें। अगर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो जो भी नंबर आएगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन दिया गया है तो ये आपको करना है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि वैलेंसी बताओ, वेरिएबल
वैलेंसी बताओ, तो ये आपने देख लिया है। फिर उन्होंने बोला हाउ आर द एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी नेम्ड, तो ये भी बताया मैंने, जब छोटी वैलेंसी शो करता है तो वो ओ यू एस सफिक्स लगता है, और बड़ी वैलेंसी शो करता है तो आई एक्स सफिक्स लगता है। लेकिन मॉडर्न मेथड के हिसाब से हम नाम तो सब सेम लिखते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर से उसकी वैलेंसी मेंशन कर देते हैं। एग्जाम्पल वो स्टेनस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड का दे दो। इसमें वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि गिव द फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनेट क्रोमेट एल्यूमिनियम। तो जो मैंने आपको चार्ट बोले थे, उस चार्ट को अगर आप तैयार करोगे तो आपको पता चल जाएगा एल्यूमिनेट कैसे लिखते हैं, AlO3। फिर एल्यूमिनेट की वैलेंसी क्या होती है आपको वो भी पता चल जाएगी कि 3 नेगेटिव होती है। क्रोमेट कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम कैसे लिखते हैं, क्यूप्रिक कैसे लिखते हैं, आपको लिखना आ जाएगा अगर आपने वो पॉजिटिव रेडिकल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स वाला चार्ट तैयार किया तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आराम से आ जाएगा। तो उसको तैयार करो तो ये आपको आ जाएगा। जैसे कॉपर की है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक यानी कि बड़ी वाली वैलेंसी शो कर रहा है वो, है ना। तो कॉपर कौन सी वैलेंसी शो करता है, 2 और 3, है ना। तो आपको उस तरीके से Cu लिखना पड़ेगा, वैलेंसी आपको क्यूप्रिक में 3 दिखानी पड़ेगी। एल्यूमिनियम आपका A लिखोगे और वैलेंसी आपकी +3 होती है। क्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है आप देखो। इस पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो हमने डेफिनेशन भी देखी है, हमने रूल्स भी देखी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ये भी हमने अच्छे से किया है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखो जो ये बात, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बोल रही थी, अगर आप वो वाले चार्ट अच्छे से तैयार करोगे तो आप बहुत आसानी से इनके कॉमन नेम्स आप निकाल लोगे। जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को मैच करो तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ये HCbO3, ये आंसर हो गया ए। फिर उन्होंने बोला फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड है ये बी हो गया H3PO4। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में तुम्हारा NO2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रस एसिड। एक HNO2 था, एक HNO3 है। तो आपको पता है HNO2 जो होता है वो छोटा वाला नाइट्रस एसिड होता है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी कि डी हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड जो हो जाएगा थ्री वाला हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे तो वो तुम्हारा 4 वाला हो जाएगा, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये HCl, यानी कि ये हो जाएगा G। फिर उन्होंने बोला सिलिका, सिलिका यानी कि सैंड, SiA और SiO2। तो मुझे तो आते हैं इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ, अगर आप वो टेबल याद करेंगे तो आप भी इसको लिख लेंगे। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखा है ये, तो H के बाद I आता है, तो ये आ गया। कास्टिक पोटाश, पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो यानी कि HiG, ये जाएगा। फिर पूछा उन्होंने वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये लिखा है Na2CO3, यानी कि ये हो जाएगा के। फिर उन्होंने पूछा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम और ये बाइकार्बोनेट है, तो ये L है। तो देखो मैंने वो चार्ट याद कर रखा है इसलिए मैं लिख ले रही हूँ, अगर आप भी ये चार्ट याद कर लोगे तो आप भी लिख लोगे, राइट। उसी तरीके से लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, KLM, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये M हो गया, राइट। फिर वाटर, वाटर तो आपको पता ही है H2O, देखो कहाँ लिखा है H2O, तो आपको ये H2O, तो ये N हो गया। फिर उन्होंने लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया, MnO, अमोनिया P, अमोनिया क्या है, NH3। फॉस्फीन, फॉस्फीन होता है PH3, यानी कि ये Q आ गया। और लास्ट में मीथेन यानी है कि CH4, तो ये R आ गया। तो चूंकि मैंने वो टेबल याद कर रखा है इसलिए मैंने सारे नाम लिख लिए, तो आप भी टेबल याद करो तो आप भी एक लिख लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तरीके से बाकी क्वेश्चंस है, इनको तैयार करो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, है ना। राइट, सेलेक्ट द बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मैंने बताया था इसमें बेसिक और एसिडिक रेडिकल निकालना है। तो आगे वाला आपका बेसिक रेडिकल होता है, पीछे वाला एसिडिक, यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा बेसिक रेडिकल, सल्फेट हो जाएगा एसिडिक। इस वाले केस में एल्यूमिनियम हो जाएगा बेसिक रेडिकल और सल्फेट हो जाएगा एसिडिक, मैग्नीशियम हो जाएगा बेसिक रेडिकल और हाइड्रोक्साइड हो जाएगा एसिडिक रेडिकल, है ना। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट में आगे वाला हो जाता है बेसिक, पीछे वाला हो जाएगा एसिडिक, ये बेसिक है ये एसिडिक हो जाएगा, ये बेसिक है ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सल्फेट है सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा इसलिए एसिडिक है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से, ये वाटर से, तो ये 20-12, तो इस तरीके से उसको पहचानते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट A is 3, A की वैलेंसी है 3, बी की वैलेंसी है 2, राइट द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन। तो आपने वैलेंसी लिखी, फिर से क्रॉस क्रॉस कर दो, A के नीचे 2 लिख दो, B के नीचे 3 लिख दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा A2B3, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पे क्वेश्चन है, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, राइट। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस भी लिख के लाई हूँ
ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको थ्योरी कैसे अप्लाई करना है। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम अमोनियम एंड जिंक। अब आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4। फिर आपको पता होना चाहिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट करना है तो क्रिस क्रॉस करो, तो एल्यूमिनियम के नीचे लिखा जाएगा 2 और सल्फेट के नीचे लिखा जाएगा 3। लेकिन आपको पता है कि सल्फेट पूरा ग्रुप है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रख करके ऐसे लिखोगे Al2SO4 होता है। अगर तुमने Al2SO4 और 3 लिख दिया तो ये गलत कहलाएगा, आपको इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको ये तरीका सही है। उसी तरीके से उन्होंने पूछा अमोनियम सल्फेट लिखो। अब अमोनियम आपको पता है, लिखते हैं NH4, सल्फेट लिखते हैं SO4। इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 2। क्रिस क्रॉस करो तो NH4 होल ट्वाइस SO4। 1 लिखते नहीं हो तो बस अमोनियम सल्फेट बन गया NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना। 2 सल्फेट की वैलेंसी अमोनियम के नीचे आ जाएगी, सल्फेट के नीचे अमोनियम की वैलेंसी आ जाएगी। उसी तरीके से उन्होंने बोला जिंक सल्फेट लिखो। जिंक सल्फेट तो जिंक का सिंबल लिखो, सल्फेट का सिंबल लिखो। जिंक की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। क्रिस क्रॉस करो, जिंक के नीचे जिंक की सल्फेट की वैलेंसी लिख दो और सल्फेट के नीचे जिंक की वैलेंसी लिख दो। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 आप लिखते नहीं हो इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा ZnSO4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको केमिकल नेम लिखना है। पहले आप पॉजिटिव रेडिकल का नाम लिखो कैल्शियम, और ये आपको पता है कि इसको फॉस्फेट बोलते हैं, इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। ये पोटेशियम, ये पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। ये मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसलिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारे हो जाएंगे। ये एसिटेट, ये लेड तो लेड एसिटेट, ये बेरियम, ये क्लोरेट तो बेरियम क्लोरेट। तो इस तरीके से सबकी नेमिंग हो जाएंगे। तो अगर आप वो टेबल याद करोगे तो आपको इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो टेबल याद नहीं करोगे तो आपको ये जो नेम्स है ना ये डराएंगे। तो केमिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप चलो, वैसे ही सब चीज आसान हो जाएगा। उसी तरीके से उन्होंने इसमें राइट द बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड देन राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ दिस कंपाउंड। इन्होंने बोला कि पहले इसके बेसिक रेडिकल बताओ, फिर एसिडिक रेडिकल बताओ, और तीसरा बोला कि इसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ। तो आपको पता है आगे वाला बेसिक रेडिकल है, आप बोल दो बेरियम बेसिक रेडिकल है। फिर उन्होंने बोला सल्फेट आपका एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर उन्होंने बोला इसका फॉर्मूला बनाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है, बेरियम का 2 होती है वैलेंसी, सल्फेट की 2 होती है। क्रिस क्रॉस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेरियम BaSO4। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। तो आपको सिंबल आना चाहिए, आपको वैलेंसी आना चाहिए, और आपको इन रेडिकल्स का नाम आना चाहिए कि ये ग्रुप किसका ग्रुप है। सल्फेट SO4 होता है, सल्फाइड SO3 होता है। ये चीज आपको दिमाग में देनी पड़ेगी। एक बार अच्छे से तैयार कर लोगे, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, हर क्लास के लिए तैयार हो जाएगा। 9th में स्किप करोगे तो 10th में टफ लगेगा, 10th में स्किप करोगे तो आगे आपको टफ लगेगा। और इस तरीके से बच्चे केमिस्ट्री में डरते रहते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन भी करा था, नेम द गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको पता है जब एक ऑक्सीजन होता है तो हाइपो लग जाता है, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड कहलाएगा, है ना। जब 2 होता है तो सीधे से क्लोराइड कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। जब 3 होता है तो क्लोरेट कहते हैं, तो सोडियम क्लोरेट कहेगा। जब 3 से ज्यादा होते हैं तो पर हो जाएगा, लेकिन पर प्रीफिक्स में आ जाएगा तो सोडियम क्लोरेट कहलाएगा। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड कहलाया, ये सोडियम परक्लोराइड कहलाया। तो इस तरीके से ही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही बाकी के हैं, है ना। इन्होंने पूछा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, राइट। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। तो राइट आंसर क्या है, Al2O3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं आता, नहीं अगर याद करोगे तो कैसे करोगे। सी है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ। उल्टा हम चलते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के ऊपर लिखेंगे और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन की वैलेंसी करेंगे। ऑक्सीजन के केस में जो वैलेंसी होती है वो डबल हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी डबल हो गई 4, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या कहलाएगी 4, है ना। ऑक्सीजन के केस में हम वैलेंसी डबल कर देते हैं, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन होगा तो जो नंबर लिखा होगा आप वही लिखोगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी 4।